गहरा श्वास लेते हुए अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंख बंद रखते हुए मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सब अपना अपना प्रणाम सभी को। पीडीएफ ओपन करेंगे। श्वेत रानी जी या रेणु जी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर बोलेंगे। सभी अपना अपना पीडीएफ ओपन करेंगे। ममता मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ममता मैम आपको एक अपडेट देना था। मैं और रेनू मैम ना ये उत्तराखंड वाला जो हमारा कंपटीशन हो रहा है ना, उसमें आर्टिस्टिक परफॉर्म कर रहे हैं मैम। तो हम लोग अभी थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हैं, तो हम बस ये चाह रहे थे हम आपको बता के सेशन स्किप करें, ठीक है, क्योंकि ठीक है, तभी हम आपको इन्फॉर्म बिल्कुल कर आराम से पाए। करिए। बिल्कुल आराम से करिए। ठीक, बेस्ट ऑफ ठीक है लक। मैम, थैंक यू सो मच अपनी मैम। वीडियो बना लीजिए। ठीक है, जी ठीक, आराम मैम, से। ओके मैम, बाय। हाँ, चलिए रेणु जी पढ़ेंगे। जी मैम। स्टार्ट। पेज नंबर 45। जी पेज नंबर 45। केंद्रीय, हाँ 45। केंद्रीय स्नायु तंत्र मस्तिष्क एवं इसके कार्य, स्नायु एवं इसके कार्य, स्वसंचालित तंत्रिका तंत्र एवं इसके कार्य। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र का भाग है जो बहुकोशिकीय जंतुओं की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण और नियमन करता है। हड्डी वाले जीवों में तंत्रिका तंत्र मीनिनजीज में संलग्न होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र का अधिकांश भाग और मस्तिष्क में सुषुम्ना या मेरुरज्जु आते हैं। तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय गुहा में स्थित होता है, जिसमें मस्तिष्क कपालीय गुहा में और मेरुरज्जु मेरुरज्जु गुहा में होता है। मस्तिष्क खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है और मेरुरज्जु हड्डियों द्वारा। जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका और इसकी सहायक अन्य कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र के कार्यों प्राणी को वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त होती है तथा एक कोशिकीय प्राणियों जैसे अमीबा इत्यादि में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। हाइड्रा, प्लेनेरिया, तिलचट्टा आदि बहुकोशिकीय प्राणियों में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में सुविकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। स्थिति व रचना के आधार पर तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य भाग किए जाते हैं। केंद्रीय
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, मेरुरज्जु। और 2 नंबर परिधीय तंत्रिका तंत्र, कपालीय तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं। कार्यात्मक वर्गीकरण, कायिक तंत्रिका तंत्र, आत्मज तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क और मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। ये दोनों शरीर के मध्य भाग में स्थित है। इनमें केंद्र भी स्थित है जहाँ से शरीर के भिन्न भिन्न भागों के संचालन और गति करने के लिए आवेग जाते हैं तथा वे आवेगी केंद्र भी हैं जिनमें शरीर के आवेग तरंगों तथा अन्य भागों से भी आवेग पहुंचते रहते हैं। दूसरा भाग परिधि तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। इसमें केवल तंत्रिकाओं का समूह है जो मेरुरज्जु से निकलकर शरीर के दोनों ओर के अंगों में विस्तृत है। तीसरा आत्मज तंत्रिका तंत्र है जो मेरुरज्जु के दोनों ओर गंडिकाओं की लंबी श्रृंखलाओं के रूप में स्थित है। यहाँ से सूत्र निकलकर शरीर के सब आद्य तरंगों में चले जाते हैं। उनके समीप जलिकाएं बनाकर बंगों में फैले हैं। यह तंत्र ऐच्छिक नहीं प्रत्युत स्वतंत्र है और शरीर के समस्त मुख्य कार्यों जैसे रक्त संचालन, श्वसन, पाचन, मूत्र की उत्पत्ति तथा उत्सर्जन, निस्रावी ग्रंथियों में स्राव, हार्मोनों की उत्पत्ति के निर्माण द्वारा संचालन करता है। इसके भी 2 भाग हैं, एक अनुकंपी और दूसरा परानुकंपी। एक ज्ञानेंद्रिय देखेंगे। हाँ जी, सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लें। देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। इसके बारे में कुछ बेसिक चीजों को समझ लें ताकि फिर जो चीजें याद रह जाए वो ठीक रहेगा। नर्वस सिस्टम जो है हमारा, इसकी सेल का नाम क्या है? न्यूरॉन। ठीक, जो कि हमारे बॉडी के सभी सिस्टम में से बड़ी सेल है। जितनी भी सिस्टम है उनकी अपनी अपनी सेल है। नर्वस सिस्टम की सेल सबसे बड़ी सेल है, मतलब साइज में, और नाम है न्यूरॉन। पहली चीज। दूसरा, नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम हमारे में जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का सीपीयू है। हमारी बॉडी का सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन काम करता है। नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मुख्य तंत्रिका तंत्र। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 हमारे ऑर्गन है मेन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, एक मेरुरज्जु। इसके बाद जो हमारा सेकेंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें हमारी क्रेनियल नर्व्स, मतलब उसमें जो नर्व्स हैं वो हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई है, क्रेनियल नर्व्स है। दूसरा स्पाइनल नर्व्स है, ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। थर्ड सिस्टम है इसी में, जो थर्ड डिवीजन है वो है ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसके भी 2 पार्ट हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम, जो कि तंत्रिका तंत्र का 3rd नंबर है, उसके 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं, जिसका नाम है ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम का है ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र और अनैच्छिक तंत्र। ठीक, जो ऐच्छिक वाला भाग है उसे बोलते हैं ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम हो गया। फिर हमारा इसी के 2 भाग हो गए। ये 2 भाग क्या है? एक लेफ्ट ब्रेन में कनेक्ट होता है और एक राइट ब्रेन में। एक ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम में जो में ब्रेन है हमारा, ब्रेन के 2 साइड है, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन, मतलब 2 ब्रेन के का डिवीजन 2 पार्ट में, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो जब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तो राइट ब्रेन एक्टिव होता है, और जब राइट से श्वास लेते हैं तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। चलिए पढ़ेंगे रिंजी आगे। ज्ञानेंद्रिय, इसके कार्य नेत्र, कान, नाक, त्वचा एवं जीवा। ज्ञानेंद्रिय मनुष्य के वे अंग है जो देखने, सुनने, महसूस करने, स्वाद, ताप, रंग आदि का पता लगाते हैं। मानव शरीर में त्वचा, आंख, नाक, कान और जीवा आदि 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती है। त्वचा महसूस करने का, आंख देखने का, कान सुनने का, नाक गंध का पता लगाने का और जीवा स्वाद को परखने का काम करती है। वातावरण के परिवर्तनों को ग्रहण करने वाले अंगों को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा प्रमुख ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख का संबंध दृष्टि से है। नाक द्वारा सूंघकर किसी वस्तु की सुगंध को ज्ञात किया जाता है। जीभ पर उपस्थित स्वाद कलिकाओं से भोजन के स्वाद की जानकारी प्राप्त होती है। त्वचा, त्वचा या त्वक शरीर का बाह्य आवरण होती है जिसे बाह्य त्वचा
एपिडर्मिस भी कहते हैं। यह वेस्टर्न प्रणाली का सबसे बड़ा अंग है जो उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है और अंतर्निहित मांसपेशियों, अस्थियों, अस्थिबंध, लिगामेंट और अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। क्योंकि यह सीधे वातावरण के संपर्क में आती है, इसलिए त्वचा रोगजनकों के खिलाफ शरीर की सुरक्षा करती है, क्योंकि यह सीधे वातावरण के संपर्क में आती है। लाइन मिस हो गई। रोगजनकों के खिलाफ शरीर की सुरक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अन्य कार्यों में जैसे तापावरोधन, इंसुलेशन, तापमान विनियमन, संवेदना, विटामिन डी का संश्लेषण और विटामिन बी फोलेट का संरक्षण करती है। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त त्वचा निशान उत्तक बनाकर चंगा होने की कोशिश करती है। अक्सर रंगहीन और वर्णहीन होती है। मानव में त्वचा का वर्ण प्रजाति के अनुसार बदलता है और त्वचा का प्रकार शुष्क से लेकर तेलीय हो सकता है। नाक, कुत्ते के नाक रीढ़धारी प्रणालियों में पाया जाने वाला छिद्र है। इससे हवा शरीर में प्रवेश करके श्वसन क्रिया में होता है। नाक द्वारा सुनकर किसी वस्तु की सुगंध को ज्ञात किया जा सकता है। श्रेणी अंग, श्रेणी मानव सिर और गर्दन, श्रेणी श्वसन तंत्र, श्रेणी मुख आकृति, श्रेणी घ्राण तंत्र, श्रेणी ज्ञानेंद्रिया। जीभ मुख के तल पर एक पेशी होती है जो भोजन को चबाना और निगलना आसान बनाती है। यह स्वाद अनुभव करने का प्रमुख अंग होता है, क्योंकि जीभ स्वाद अनुभव करने का प्राथमिक अंग है। जीभ की ऊपरी सतह पेटिला और स्वाद कलिकाओं से ढकी होती है। जीभ का दूसरा कार्य है स्वर नियंत्रित करना। यह संवेदनशील होती है और लार द्वारा बंद बनी रहती है। साथ ही इसे हिलने डुलने में मदद करने के लिए इसमें बहुत सारे तंत्रिकाएं तथा रक्त वाहिकाएं मौजूद होती है। इन सब के अलावा जीभ दांतों की सफाई का एक प्राकृतिक माध्यम भी है। मानव आंख का पास से लिया गया चित्र मानव नेत्र का योजनात्मक आरेख आंख या नेत्र जीवधारियों का वह अंग है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। यह प्रकाश को संसूचित करके उसे तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युत रासायनिक संवेदों में बदल देता है। उच्च स्तरीय जंतुओं की आंखें एक जटिल प्रकाशीय तंत्र की तरह होती है जो आसपास के वातावरण से प्रकाश एकत्र करता है। मध्य पट के द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण करता है। इस प्रकाश को लेंसों की सहायता से ही सही स्थान पर केंद्रित करता है, जिससे प्रतिबिंब बनता है। इस प्रतिबिंब को विद्युत संकेतों में बदलता है। इन संकेतों को तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क के पास भेजता है। कान मानव व अन्य स्तनधारी प्राणियों में कर्ण या कान श्रवण प्रणाली का मुख्य अंग है। कशेरुकी प्राणियों में मछली से लेकर मनुष्य तक कान जीव वैज्ञानिक रूप से समान होता है, सिर्फ उसकी संरचना, गण और प्रजाति के अनुसार भिन्नता का प्रदर्शन करती है। कान वह अंग है जो ध्वनि का पता लगाता है। यह न केवल ध्वनि के लिए एक ग्राहक रिसीवर के रूप में कार्य करता है, अपितु शरीर के संतुलन और स्थिति के बोध में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। कान शब्द को पूर्ण अंग या सिर्फ दिखाई देने वाले भाग के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। अधिकतर प्राणियों में कान का जो हिस्सा दिखाई देता है उसको से निर्मित एक प्रालंब होता है जिसे बाह्यकरण या कर्ण पालनी कहा जाता है। बाह्यकरण श्रवण प्रक्रिया के कई कदमों में से सिर्फ पहले कदम पर प्रयुक्त होता है और शरीर के संतुलन बोध कराने में कोई भूमिका नहीं निभाता। कशेरुकी प्राणियों में कान जोड़े में सममितीय रूप से सिर के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। यह व्यवस्था ध्वनि स्रोतों की स्थिति निर्धारण करने में सहायक होती है। अंतःस्रावी अंग, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवक्ष ग्रंथि एवं जनन ग्रंथियां। अंतःस्रावी तंत्र छोटे अंगों की एक एकीकृत प्रणाली है जिससे बाह्यकोशीय संकेतन अणुओं हार्मोन का स्राव होता है। अंतःस्रावी तंत्र 1 मिनट रुकेंगे। अभी हम लोग एक बार नर्वस सिस्टम को पूरा देखेंगे, फिर आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में फिर से सुनेंगे। नर्वस सिस्टम की सेल का नाम न्यूरॉन है। नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देन ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइन कनेक्ट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से कनेक्ट है वो, और स्पाइन से निकलने वाली जो नर्व्स है वो कनेक्ट है। और फिर ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कनेक्ट है। सिंपैथेटिक हमारा राइट ब्रेन है और पैरासिम्पैथेटिक हमारा लेफ्ट ब्रेन। ठीक, ये तीन जो डिवीजन है ये हमारे किससे संबंधित है? नर्वस सिस्टम से संबंधित है। और जितने हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं
ये 5 सेंस ऑर्गन हमारे कौन कौन से? आईज, नोज, टंग, स्किन और ईयर। ये 5 सेंस ऑर्गन से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो कि हमारे बाहर से जो कुछ भी कैच किया जाता है, जो कुछ भी परसीव किया जाता है, सीखा जाता है, लिया जाता है, वो किनके माध्यम से लिया जाता है? 5 सेंस ऑर्गन्स के, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। तो ये कैसे पता चलेगा कि 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम क्या सीख रहे हैं और क्या ले रहे हैं? तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसके 2 ऑर्गन है, ब्रेन और स्पाइन। स्पाइन क्या है? मानव जीवन को बोला जाता है ना, रीढ़ की हड्डी क्या है? हमारे पूरे बेस क्या है? अगर कोई आधार है हमारी बॉडी में तो वो क्या है? स्पाइन है, क्योंकि स्पाइन ही हमारे बाहर से होने वाली घटनाओं का मैसेज ब्रेन को पहुंचाता है। तो जो हमारी स्पाइन है, तो मैसेज कैसे, तो ये काम कैसे हो रहा है? स्पाइन किसको मैसेज देती है? ब्रेन को। ब्रेन स्पाइन डिसीजन लेकर स्पाइन को मैसेज देगा, स्पाइन जो रिएक्ट करेगी, बॉडी उसी के अनुसार बिहेव करेगी। तो ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, इनके द्वारा स्पाइन मैसेज लेती है, और मैसेज लेने के बाद ये मैसेज ब्रेन को दिया जाता है। मान लो हमने कोई चीज गर्म है, तो गर्म का मैसेज कौन सा सेंस ऑर्गन ले रहा है? गर्म है, ये मैसेज कौन सा सेंस ऑर्गन ले रहा है? स्किन। स्किन ले रही है। मान लो कोई भी चीज अचानक से हमें इतनी तेज सुनाई दी कि जिसे हम सुन नहीं पा रहे हैं, कान बंद किया, कौन सा सेंस ऑर्गन काम कर रहा है? साउंड में कौन सा सेंस ऑर्गन काम कर रहा है? कान। कोई चीज हम अचानक से देख नहीं पा रहे हैं, कौन सा सेंस ऑर्गन काम कर रहा है? आँख। कोई टेस्ट हमें बहुत कड़वा लग रहा है, बहुत खट्टा लग रहा है, बहुत मीठा लग रहा है, कौन ले रहा है? जीभ। तो इन्हीं के माध्यम से क्या है, मैसेज किसको जा रहा है? स्पाइन को जा रहा है। मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, गर्म है, मौसम का प्रभाव है, ये मैसेज बाहर के जो से मैसेज लिया जाता है वो किससे लेते हैं हम? 5 सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रियों से। और जिसका जो मैसेज होता है वो किसको जाता है? स्पाइन को। स्पाइन मैसेज किसको देती? मान लो गर्म चीज पर हाथ रखा है, तो मैसेज किसके थ्रू जा रहा है? स्पाइन को। स्किन के थ्रू जा रहा है, त्वचा के थ्रू जा रहा है। ये मैसेज स्पाइन ने किसको दिया? ब्रेन को दिया। ब्रेन ने तुरंत डिसाइड किया कि गर्म है, हाथ जल जाएगा, तुरंत हाथ हटा दो। तो ब्रेन ने क्या मैसेज दिया कि गर्म है तो हाथ तुरंत हटाना है। ये मैसेज ब्रेन ने किसको वापस दिया? स्पाइन। ठीक, वापस किसको दिया? स्पाइन को दिया। और स्पाइन को जो मैसेज आया उसी के अनुसार हमारी बॉडी रिएक्ट कर या बिहेव। तो हम क्या करेंगे? तुरंत हाथ हटा देंगे। लेकिन ये बताने में बहुत देर लगा, बताने में 1 मिनट लगा हमको समझाने में, पर ये प्रोसेसिंग होती कितनी देर में? विदिन सेकेंड्स। आप बस ऐसे हाथ रखेंगे। कभी हम लोग अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाते हैं, यदि माचिस की जो वो है स्टिक है, वो अगर हाथ में टच कर जाए तो हम लोग तुरंत हटाते, 1 सेकेंड भी नहीं लगाते। ठीक है, ऐसा नहीं 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं, बस वो टच हुआ, हटा दिया। लेकिन ये हम अपने मन से नहीं हटाते हैं, ये पूरी प्रोसेसिंग हुई है। मैसेज स्पाइन, स्किन के थ्रू, स्पाइन से मोटर नर्व्स के थ्रू ब्रेन का डिसीजन आया, वापस सेंसरी नर्व से होते हुए फिर स्पाइन को डिसीजन मिला। स्पाइन को जो डिसीजन आया है उसी के थ्रू बॉडी ने रिएक्ट किया। ठीक, बताने में एक बड़ी प्रोसेसिंग दिखाई दे रही है और रियलिटी में, प्रैक्टिकल में विद इन सेकेंड्स ये। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि नर्वस सिस्टम का कार्य क्या है, नर्वस सिस्टम कार्य कैसे कर रहा है, नर्वस सिस्टम की सेल का नाम क्या है, और नर्वस सिस्टम ही हमारी बॉडी का क्या है? सीपीयू। क्यों है? क्योंकि नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है? ब्रेन है। आप ब्रेन को हटा दो, हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? कुछ भी नहीं बचेगी। ठीक है, बॉडी तो रहेगी, व्यक्ति जीवित तो रह सकता है, लेकिन वो वर्किंग एरिया उसके सारे साइलेंट मोड पे चले जाएंगे। दूसरा क्या है कि जितने हमारा नर्वस सिस्टम है, ये पूरी तरीके से, यदि नर्वस सिस्टम में स्पाइन काम कर रही है, या ये बोले कि कई बार हमने अभी बोला कि स्टिक, मैच स्टिक जो है, माचिस की जो स्टिक है, उसका अगर गर्माहट हमें लगी,
कि गर्मी हमें समझ में आई तो हम तुरंत उंगली हटाएंगे, हाथ हटाएंगे। लेकिन किसी को पैरालिसिस का अटैक हो हाथ में या उंगलियों में तो वो हटाएगा? नहीं हटाएगा। नहीं ठीक, क्यों नहीं हटाएगा? क्योंकि पैरालिसिस के अटैक का मीन्स है स्पाइन और ब्रेन की कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट। ठीक है, तो जब इसीलिए जिनको पैरालिसिस का अटैक होता है उनको किसी चीज का एहसास उतनी जल्दी नहीं होता है जितनी जल्दी सामान्य लोगों को, ठीक, किसी भी चीज का। तो इतना छोटा सा एक मैसेज पता चला कि हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम कैसे काम कर। बहुत डीप में नहीं जाएंगे लेकिन एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक, और योग में जब हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, त्राटक करते हैं, या सूक्ष्म जो हमारे सटकर्म है उसमें जल नीति का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये सभी क्या है, हमारे ब्रेन को स्ट्रांग बनाते। और जब हम सीधे बैठते हैं तो हमारे जीवन में हमारा जो बॉडी है, ब्रेन है, उसका जो ग्रेस्पिंग पावर है वो बढ़ता है। ठीक है, सीखने की जो क्षमता है वो कब बढ़ती है, जब हम स्ट्रेट बैठते हैं। स्ट्रेट क्यों बैठते हैं? क्योंकि जैसे हम स्ट्रेट बैठते हैं तो स्पाइन मैसेज को प्रॉपर तरीके से ब्रेन तक ले जाता है। और जब हम झुक के बैठते हैं तो कोई भी मैसेज स्पाइन प्रॉपर तरीके से ब्रेन को नहीं दे पाती है। आपने देखा जो पानी वाली रबड़ होती है उसको जब हम लोग फोल्ड कर देते हैं कई राउंड में तो देखेंगे पानी प्रॉपर फ्लो नहीं होता है, और जब उसको पूरा स्ट्रेट रखते हैं, सीधा रखते हैं, तो फ्लो होता है पानी। तो बस हमारी स्पाइन उसी तरीके से काम करती है। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हमारे ग्लैंड्स आते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बस एक रिविजन है। अंतःस्रावी तंत्र छोटे अंगों की एकीकृत प्रणाली है जिससे बाह्य से संकेतन अंगों हार्मोन का स्राव होता है। अंतःस्रावी तंत्र शरीर के उपापचय विकास, यौवन, उच्च क्रियाएं और चित्त मूड के लिए उत्तरदायी है। किंतु अब ज्ञात हुआ है कि ये सब एक दूसरे से संबंधित है और पीयूषिका ग्रंथि तथा मस्तिष्क का मैलेमस भाग उनका संबंध स्थापित करते हैं। अतः मस्तिष्क के अंतःस्रावी तंत्र का कैद। पीयूषिका मनुष्य के शरीर में यह एक मटर के समान ग्रंथि मस्तिष्क के अग्रभाग के नल से एक वृत्त डंठल सरीखे भाग द्वारा लगी और नीचे को लटकती रहती है। इसमें 3 भाग हैं, अग्रिम, मध्य और पश्च खंडिकाएं। लोब अग्रिम खंडिका में बनने वाले हार्मोनों के नाम बीजपूतक, उत्तेजक, ल्यूटिनाकारक, अधिवक्र, प्राणपुष्टा पोषक, अवतुका पोषक और वृद्धक। मध्यनिका थोड़ा सरल कर ले हम लोग। ये कौन कौन सी ग्रंथि है उनके नाम देखते। जो पीयूष ग्रंथि है हमारी, वो कौन सी ग्रंथि है? पीयूष कौन सी ग्रंथि होगी हमारी? पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो यहाँ पर है, थाइमस ग्लैंड जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में है। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा था ना, जब सिस्टम पढ़ रहे थे तो लिम्फेटिक सिस्टम था, उसमें एक लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कौन सी ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड है। अग्ना से पेनक्रियाज है। कहाँ पर है हमारा पेनक्रियाज? डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर हमारा अधिवक्र ग्रंथि। अधिवक्र ग्रंथि बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड को, जो किडनी के ऊपर है। एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा, किसको किसको याद है अभी कि हम लोगों ने ग्लैंड्स पढ़ा था, सिस्टम पढ़े थे, उसमें ग्लैंड्स और हार्मोन्स पढ़े। पहले तो वो लोग हैंड रेस कर दो। इतने लोगों को याद है कि हम लोगों ने ग्लैंड्स पढ़ी थी। अब हम इसको, जो आपका चैप्टर है, अब उसे नहीं पढ़ेंगे, हम प्रॉपर ग्लैंड समझा रहे हैं। ठीक, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा हम एक बार अपनी तरफ से पूरा रिवीजन करा देते हैं। देखिए हमारी ग्लैंड्स कहाँ पर है, किस सिस्टम के अंदर आती है? एंडोक्राइन सिस्टम के। एंडोक्राइन सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र। ठीक, अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं, कई जगह तंत्रिका तंत्र जोड़ देते हैं। तो ये जो हमारी ग्लैंड्स है, इसमें अंतःस्रावी जो तंत्र है, इसमें हमारी ग्लैंड्स है 9। ठीक है, वैसे 7 है लेकिन 9 क्यों है? क्योंकि कुछ ग्लैंड दो है, इसलिए उसको 9 में कनेक्टेड है। अब देखते हैं जो हमारी ग्लैंड स्टार्ट कहाँ से होती है और ग्लैंड से क्या होता है। ग्लैंड्स का कार्य क्या है? हार्मोन्स को सिक्रेट करना। ग्लैंड्स का कार्य है हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। और ये हार्मोन्स बॉडी में काम कैसे करते हैं? जब हम श्वास लेते हैं
तो ब्लड में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हार्मोन्स अपने टारगेट एरियाज में काम करते हैं। ब्लड में या ऑक्सीजन में ब्लड बोले या ब्लड में ऑक्सीजन, कुछ भी कह दो, ब्लड में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हार्मोन्स अपने टारगेट एरियाज में कार्य करते हैं। इसका मीन्स हुआ, टारगेट एरियाज का मीन्स जो जिसका कार्य क्षेत्र है वो वही काम करता है। तो हमारी फर्स्ट ग्लैंड कौन सी है? इसमें कुछ ग्लैंड्स दिए नहीं हुए, इसलिए हमको आपको पूरा पढ़ाना है, इसमें कुछ इनकम्प्लीट ग्लैंड्स। फर्स्ट ग्लैंड है हमारी हाइपोथैलेमस। ठीक, फर्स्ट ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। हार्मोन्स का नाम है कॉरिकोट्रोपिन और ट्राइकोट्रोपिन। कॉरिकोट्रोपिन और ट्राइकोट्रोपिन एक ही हार्मोन से ध्यान दे, उतना ही कर लो, कॉरिकोट्रोपिन। ठीक, फिर सेकेंड है हमारी पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन। पिनियल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन। फिर है हमारी, कहीं जल्दी लग रहा हो तो दोबारा बोल देंगे, ना समझ में आए, क्योंकि हमने फर्स्ट पढ़ाया है, बहुत ध्यान से पढ़ाई थी मैं 3 दिन। मैम दोबारा बोल दीजिए। सेकेंड ग्लैंड है पिनियल ग्लैंड, जिससे मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है जो नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेलाटोनिन हार्मोन नींद के लिए फर्स्ट का क्या बताया आपने? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कॉरिकोट्रोपिन हार्मोन निकलता है और ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बॉडी के टेम्परेचर को, शरीर के तापमान को और भूख और प्यास। कॉरिकोट्रोपिन ये हमारे शरीर के तापमान और भूख और प्यास पर नियंत्रण रखता है। पिनियल ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहा है ये मेलाटोनिन। पिनियल ग्लैंड से हार्मोन कौन सा निकल रहा है? मेलाटोनिन, जो कि नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, अगर मेलाटोनिन हार्मोन सही निकलेगा तो अच्छी नींद आएगी, डिस्टर्बेंसेस होगा तो नींद भी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर थर्ड, अब देखते जाएंगे हाइपोथैलेमस। मेरा हाथ देखेंगे हमने कहाँ रखा है, हाइपोथैलेमस मतलब ये जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में हमारा हाइपोथैलेमस, फिर पिनियल उसके नीचे, फिर आगे वाले हिस्से में ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं और आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं। इसको क्या क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड, थर्ड आई और आज्ञा चक्र, ठीक, ये बोलते हैं। इसके बाद है हमारा, ये हो गया, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारे नीचे के जितने भी ग्लैंड है उनको कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। ये हमारे ग्रोथ हार्मोन के लिए, बच्चों के बढ़ने के लिए ग्रोथ हार्मोन भी इसी से निकल रहे हैं, और यही हमारी थायराइड को भी कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब जितने नीचे हार्मोन अभी होंगे उनको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को हमने बोला ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जब बच्चा फीडिंग करता है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। इसमें कई हार्मोन है, बस हमने 2 के नाम बोले हैं सरल करने के लिए। इसके बाद है फिर थायराइड ग्लैंड, ये यहाँ, ठीक। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन, TSH3, TSH4, ठीक, जो बोलते हैं ना हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। उसके बाद आते पैराथायराइड। इन्हीं थायराइड ग्लैंड के पीछे है हमारी पैराथायराइड। पैराथायराइड से हार्मोन निकलता है पैराथार्मोन। पैरा हार्मोन नहीं, थार्मोन, था से थन, था से थाली वाला, पैराथार्मोन। फिर इसके बाद पैराथार्मोन, हाँ, पैराथार्मोन, था से थाली वाला है थार्मोन। इसके बाद नीचे है हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से हार्मोन निकलता है थाइमोसिन। थाइमस ग्लैंड से हार्मोन निकलता है थाइमोसिन।
जो कि हमारी ब्लड सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से जो हमारी ग्लैंड मैम और इस बार बता दीजिए। क्या चीज नहीं समझ आया? क्या चीज नहीं समझ आया कांति जी? निकलता है उसके बाद क्या बोला मैं ना था ग्लैंड हार्मोन निकलता है उसके बाद क्या? आपकी आवाज क्लैश हो रही, हम खुद से बोल रहे हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के बाद है पैराथायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड सामने है दो, इन्हीं के जस्ट पीछे जो ग्लैंड है उसका नाम है पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलता है पैराथार्मोन, ठीक है, जो कैल्शियम को रेगुलेट करने में सपोर्ट करता है। इसके बाद आते हैं हम लोग थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ पर है? ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड है? हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में थाइमस ग्लैंड है। और थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहा है उसका नाम है थाइमोसिन, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम या WBC, RBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा के लिए रिस्पॉन्सिबल। इसके बाद नीचे आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड है उसका नाम है पेनक्रियास। पेनक्रियास से हार्मोन निकल रहा है इंसुलिन। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम में आती है हमारी किडनी। किडनी दो हैं तो किडनी के ऊपर ग्लैंड भी दो हैं। कौन सी ग्लैंड है? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड है, दो हैं ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं हमारे एड्रीनलिन हार्मोन। और यहीं से एक हार्मोन निकलता है जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, उसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है, वो भी यहीं से निकलता है। और एड्रीनलिन जो हार्मोन निकल रहा है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाई बीपी के लिए। स्ट्रेस बढ़ता है, हाई बीपी होगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गोनैड ग्लैंड है। गोनैड ग्लैंड, गोनैड ग्लैंड से हार्मोन कौन सा निकलेगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ग्लैंड है हमारी गोनैड ग्लैंड। अब लेकिन मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है। तो ग्लैंड सेम है लेकिन हार्मोन्स अलग अलग है। तो फीमेल के कौन से हार्मोन निकलेंगे? ओवरीज से हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसके बाद जो दो टिप्स होती है जैसे निकलेगा मेल का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये दोनों मेल फीमेल के हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? न्यूबॉर्न बेबी के लिए। ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ऊपर से हमने स्टार्टिंग से, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें पूरे हार्मोन्स नहीं दिए थे, ठीक है, इसलिए हमने पूरा पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तब भी कंप्लीट किया, आज रिवीजन दिया उसका। अब टोटल हार्मोन्स कितने हुए? टोटल कनेक्ट करके देखेंगे, कलेक्ट कीजिए कितने हो रहे हैं। लितू जी बोलिए कितने हुए? जिसने जिसने काउंट कर लिए बोले ताकि हमें समझ में आ जाए आपने सही लिखा है कि गलत। इतनी देर लगी, जल्दी से बोलिए।
मेरा तो 11 हुआ। 11 सिस्टम है, कुछ सिस्टम में तो कुछ गलत हुआ है। रेणु जी बोलिए। मैम 8 हुआ। एक मिनट, किसने बोला है? फिर से बोलेंगे एक एक करके। रेणु जी कितने हुए? मैम 8 हुआ, 8 हुआ। 8। अब रेणु जी कितने हुए? सब लोग एक एक करके बोल देंगे तो हम समझ जाए किसने सही लिखा है। 13, 14। ये आपने क्या लिख लिया फिर? इसको तो हमने कितना बढ़िया से समझाया था आप लोगों को। 9 है वो सही है, ठीक है, 9 वाले करेक्ट है, ठीक है। हमने बोला था ना कि 7 होने चाहिए, लेकिन 9 इसलिए होंगे कि कुछ ग्लैंड डबल हो गए हैं। अब देखो एक बार फिर से काउंट करना सब लोग। हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, फिर हमारी थाइमस ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, एड्रिनल है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गोनैड ग्लैंड। ठीक, टोटल हो गए 9। ठीक है, इसमें क्या है, जो हमारा पैराथायराइड है वो कई जगह कनेक्ट नहीं होता, नंबर ऑफ ग्लैंड्स आपके 9 होंगे। ठीक, अब कोई कंफ्यूज नहीं हो, अभी भी कोई कंफ्यूज हो तो हैंड रेज कर दो, फिर से बोलो, लेकिन लिखना सही सब। किसी का कहीं कंफ्यूजन हो, ठीक है, चलिए एक बार फिर पहले 3 का हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिनियल और पिट्यूटरी, 3 ग्लैंड तो हमारे नर्वस सिस्टम में ही है। ठीक, फिर थायराइड और पैराथायराइड 2 ग्लैंड हमारे गले में। ठीक, 5 हो गए। फिर हार्ट के पास थाइमस ग्लैंड है, 6 हो गए। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रियाज है, 7 हो गए, 7। फिर हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम में किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड है, ठीक है, लेकिन ग्लैंड 2 हैं पर काउंट 1 में ही करेंगे, क्योंकि ग्लैंड तो एक ग्लैंड मतलब एड्रिनल एड्रिनल है, नाम अलग अलग नहीं है। किडनी 2 है इसलिए 2 जगह उपस्थित है वो, तो इसलिए उन्हें 1 ही काउंट करेंगे। तो एड्रिनल ग्लैंड हो गई, 8 हो गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गोनैड ग्लैंड हो गई, 9 हो गई। अब क्लियर है? 2 ग्लैंड कहां पर है? एक ही नाम की किडनी के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड। नाम एक है लेकिन किडनी 2 है, तो ग्लैंड भी वहां पर 2 हो गई, पर काउंट उन्हें 1 ही किया जाएगा। ठीक, ऐसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्लैंड का नाम क्या है? गोनैड ग्लैंड है, लेकिन मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसलिए वहां पर हार्मोन्स अलग अलग निकले। ठीक है, अभी तक ऊपर जितने भी ग्लैंड हमने पढ़े वहां हमने कहीं नहीं कहा कि मेल का हार्मोन अलग निकल रहा है, फीमेल का अलग। ठीक है, ऐसी कोई स्पेसिफिक बात नहीं, बस एक जगह पर थी, लेकिन वो नेचुरल है, सबको पता है कि जो प्रोलैक्टिन ग्लैंड है हमारी पिट्यूटरी से निकलती है, वो क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय जो मदर फीडिंग कराते हैं, तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन ग्लैंड ही काम करती है, तो वो अलग है वहां। ठीक है, लेकिन और जितनी ग्लैंड है वो सब सेम है। ऐसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आकर ग्लैंड का नाम गोनैड ग्लैंड है, लेकिन जो हार्मोन्स निकल रहे हैं वो मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर अलग होने के कारण उनके हार्मोन्स के नाम अलग अलग हैं, और जिस जगह से वो रिलीज हो रहे हैं वो ट्यूब्स के नेम अलग अलग हैं। फीमेल में ओवरीज से निकल रहे हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और मेल में ये कहां से निकल रहे? टेस्टिस से, टेस्टिस्टेरॉन। अभी अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी का? अभी है जिनका वो बोल दो, है रेणु जी? जिसका हो आराम से बोल दो, भी है आपके पास चालू, बोलेंगे? ठीक, अब देखो एक छोटी सी जानकारी दे दें जो सबके लिए आवश्यक है। जो हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ग्लैंड्स हैं, यही हमारे योग में चक्र है। जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हमारे ग्लैंड्स हैं, यही हमारे योग में चक्र है। अब जरा नाम नीचे से लिखना, हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा चक्र है? मूलाधार चक्र। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से गोनैड ग्लैंड निकल रही है, तो गोनैड ग्लैंड क्या है? मूलाधार चक्र में।
सब लोग अपना ग्लैंड के सामने सिस्टम लिखना चाहना लिखना, नहीं तो फिर नाम लिख लो केवल। गोनेड ग्लैंड क्या है? मूलाधार चक्र। ठीक। फिर हमारी एड्रिनल ग्लैंड स्वादिष्ठान चक्र, जो कि हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम से निकल रही है। ठीक है। फिर हमारे पाचन तंत्र से निकल रही, डाइजेस्टिव सिस्टम से कौन सी ग्लैंड निकल रही? पेनक्रियास। कौन सा चक्र है? मणिपुर चक्र। चक्र के नाम सुने सबने कि नहीं सुने? पहले ये बता, नहीं तो फिर बॉन्स हो जैसा। मैम मूलाधार चक्र मैं पहले से एक्चुअली गलत लिखी थी, वो स्केलेटल सिस्टम लिख दी थी, तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा ना? नीचे से ऊपर लिया, नीचे से ऊपर, चक्र नीचे से ऊपर काम कर रहा है। ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से गोनेड ग्लैंड निकल रही है, और गोनेड ग्लैंड क्या है? मूलाधार चक्र से कनेक्ट हो रही है। ठीक है। फिर हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम से हमारी एड्रिनल ग्लैंड निकल रही है, जो कि हमारे स्वादिष्ठान चक्र को कनेक्ट कर रहे हैं। फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लैंड निकल रही है पेनक्रियास। चक्र कौन सा कनेक्ट होगा? मणिपुर चक्र। उसके बाद हमारा थाइमस ग्लैंड है, जो लिम्फेटिक सिस्टम से निकल रही है। कौन सा चक्र कनेक्ट होगा? अनाहत चक्र। इसके बाद 4 हो गए हमारे। फिर थायराइड और पैराथायराइड दोनों ग्लैंड हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से लगभग कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो ये ग्लैंड थायराइड और पैराथायराइड दोनों 2 ग्लैंड्स हैं अलग अलग, लेकिन चक्र केवल एक होगा, विशुद्धि चक्र, क्योंकि एक ही जगह पर है। ठीक है। तो चक्र कौन सा है? विशुद्धि चक्र। फिर हमारा आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होगी? आज्ञा चक्र। नर्वस सिस्टम में है ग्लैंड हमारे किस चक्र से? आज्ञा चक्र। ठीक। उसके बाद जो हमारी पिनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, ये किसमें कनेक्ट हो जाएंगे? सहस्त्रार। ठीक है। किसको किसको थोड़ा सा समझ में आया वो हैंड रेस करो। ये बात थोड़ा डाउट, मतलब कंफ्यूजन है। स्वादिष्ठान चक्र जो बोले वो एड्रिनल ग्लैंड बोले ना? शीतल जी क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। इसमें सिस्टम कौन सा आ रहा है? मेरा थोड़ा इधर उधर। स्वादिष्ठान चक्र, एड्रिनल ग्लैंड जो है, एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। मैम अनाहत चक्र का? अनाहत चक्र में हमारा आ रहा है थाइमस ग्लैंड, लिम्फेटिक सिस्टम। मैम फर्स्ट सेकंड फिर से बोलेंगे। फर्स्ट चक्र का बताना, पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारी, ये आज्ञा चक्र है हमारा, नर्वस सिस्टम में कनेक्ट हो रहा है। ठीक। अब पिनियल और हमारी हाइपोथैलेमस सब सहस्त्रार से कनेक्ट हो। ठीक है। क्या मैम? सहस्त्रार चक्र का नाम सुना है? क्या मैम? पिनियल ये हमने इसलिए बताया, अभी इसमें भी कुछ चीजें हैं, लेकिन बस आप इतना भी आपके नॉलेज में रहेगा। तो 6 चक्र यहाँ तक ध्यान रखेंगे, 6 चक्र है आज्ञा चक्र तक। ठीक। फिर 2 को सहस्त्रार में कनेक्ट करें। चलिए, तो ये हमने इसलिए बताया क्योंकि कई बार हम लोग पूरा योग पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, पर हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते कि पढ़ा क्यों है मैं इनको एक साथ। तो योग में इन्हीं को जागृत करने की बात की जाती है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में इन्हें समझाया जाता है कि ये चक्र योग में इनका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि योग कर रहे हैं तो ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या इफेक्ट आ रही है। तो जब हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता होगी तो हम क्या समझ सकते हैं कि जब हम मूलाधार चक्र को विकसित करने वाले आसन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, उससे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जितनी फीमेल और मेल के डिसऑर्डर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक हो जाएंगी। विशुद्धि चक्र को जागृत करने वाले आसन प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, कर्म का अभ्यास करेंगे तो इससे हमारी थायराइड ग्लैंड ठीक हो जाएगी, इस पर होने वाली समस्या ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी का हमें फंक्शन पता होगा तो हम समझ पाएंगे कि योग का कौन सा प्रैक्टिकल पार्ट हमारे लिए यूजफुल।
हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में सपोर्टिव है। ठीक है, जितना ENT है आंख, नाक, कान और गले की समस्या है, इसके लिए सबसे अच्छा है गले की एक्सरसाइज जो हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करते हैं प्लस अनुलोम विलोम प्राणायाम। कोई चेन सिस्टम में 3 महीने अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करे तो ENT ऊपर वाली प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे जो नर्व्स हैं वो सारी कनेक्ट हैं हमारे कहाँ से, ब्रेन से। और लंग्स में क्या है, जैसे ही हम ऑक्सीजन प्रॉपर लंग्स में ब्लड के साथ पूरे बॉडी में ट्रांसफॉर्म करता है या ट्रेवल करता है हार्ट के द्वारा, तो हमारा पूरा शरीर शुद्ध होता है। क्यों शुद्ध होता है? क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन गया है, और जब ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा तो श्वास छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से गैसेस के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो इसलिए सबसे अधिक यदि आपको ठीक करने में कोई सपोर्ट करता है तो वो आपको सोने और जगने का नियमित क्रम, अच्छी डाइट, प्रॉपर डाइट, और 3rd नंबर पे फिर प्राणायाम का अभ्यास 20 मिनट चेन सिस्टम में करते हैं तो किसी भी डिजीज पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आज आपकी ये अंतिम क्लास थी, तो हमने जो इम्पोर्टेंट था लास्ट था उसको पढ़ाने का प्रयास किया। फिर भी अब आपका कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन हमको नहीं लगता है, फिर भी कुछ बहुत कोई प्रॉब्लम रहे तो आगे हम लोग की क्लास होगी नेक्स्ट जो हमारे इससे संबंधित है, टीचिंग से संबंधित है, टीचिंग स्किल से मैम लास्ट एक चक्र है मैम, अनाहत चक्र जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम आप बोले सर। लिम्फेटिक सिस्टम में ग्लैंड कौन सी है? थाइमस। थाइमस यस। ठीक है, हार्मोन कौन सा है? थाइमोसिन। चलिए सभी बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठ सुशांतिर्भवतु। Now rub your palm. Touch your eyes. Then open your eyes. सभी को प्रणाम। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। प्रणाम। सबको प्रणाम।